गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल, आपके अपने यूट्यूब परिवार में लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे इस मौसम में। तो आज का हमारा टॉपिक, और सबसे पहले तो मैं जो है एक बार आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कल मैंने दूसरी वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया, उसे नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। ये रीज़न है दूसरी वीडियो ना बना पाने का, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आइए आज हम चलते हैं आपने जो है आज के टॉपिक पर। आज हम जो है 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहला होगा हमारा बैंक रेट, जिसे हिंदी में बैंक दर ही कहा जाता है। रेट को दर, बैंक को बैंक ही कहेंगे। और दूसरा होगा हमारा रेपो रेट यानी रेपो दर। और तीसरा हमारा होगा MSF, जिसकी फुल फॉर्म होगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, यानी हिंदी में इसको कहा जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले टर्म पर चलेंगे वापस, जिसका नाम है बैंक रेट। अक्सर बैंक रेट इस शब्द को हमने बहुत बार सुना है। हम सभी ने सुना होगा लगभग, जब भी हमें वित्तीय लेन देन या फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू या बैंक के थ्रू जब करते हैं तो हमने बहुत सुना है कि बैंक रेट आखिर होता क्या है। तो आइए आज हम सभी जानने का प्रयत्न करेंगे कि बैंक रेट या बैंक दर आखिर किसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो आइए इसे डिफाइन करते हैं एक बार। डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे। अ रेट, मैं बैंक रेट के बारे में बता रहा हूं। अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड अ लोन टू एनी बैंक विदाउट कोलेट्रल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसी ब्याज दर, बैंक रेट यानी बैंक दर, एक ऐसी ब्याज दर जिस पर किसी देश छोड़िए, भारत में ही आ जाते हैं, जिस पर यानी जो मैं बात कर रहा था बैंक रेट की, बैंक रेट या बैंक दर एक ऐसी ब्याज दर होती है जिस पर जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, आप सभी जानते होंगे हमारा सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कभी इसके बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज बैंक रेट के बारे में। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक है, वो जो है हमारे अदर बैंक्स यानी हमारे अदर कमर्शियल बैंक्स को कोलेट्रल, मतलब बिना कोलेट्रल, बिना किसी बंधक के बदले ऋण या लोन उपलब्ध कराता है एक बेहद कम अवधि के लिए। क्योंकि विदाउट कोलेट्रल होता है तो एक बेहद कम अवधि के लिए जो है बैंक रेट के माध्यम से दूसरे यानी अन्य कमर्शियल बैंक्स को या किसी भी बैंक को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अच्छा, आरबीआई जो है बैंक रेट विदाउट कोलेट्रल क्यों प्रोवाइड कराता है? आरबीआई क्यों नहीं फायदा लेता है दूसरे बैंकों से जो है कमर्शियल बैंक्स हैं? हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर क्यों आरबीआई इनसे जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मतलब इंटरेस्ट छोड़िए, इनसे जो है क्यों कोई गारंटी नहीं ले रहा है। इंटरेस्ट तो लेता होगा, इंटरेस्ट लेता है, होगा नहीं, इंटरेस्ट लेता है। मैं एक शब्द को गलत बोल गया कि इंटरेस्ट नहीं लेता होगा, इंटरेस्ट तो लेता है। वो बैंक रेट है भाई, रेट का मतलब ही हो गया दर, दर का मतलब ही है, ठीक है जी। एक मैंने कहा भी था ब्याज दर। लेकिन कोलेट्रल नहीं रखाता है, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं रखाता है, बिना गारंटी के देता है, बैंक्स को प्रोवाइड कराता है। क्यों? इसके जरिए आरबीआई क्या करता है? जो
बैंक रेट होता है ना, उसको मैनेज करना एक स्ट्रेटजी है जिससे आरबीआई यानी हमारा सेंट्रल बैंक हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। कभी मैं बहुत गहराई से बताऊंगा इस पे, क्योंकि मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो 1-2 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे बताने में कि क्या गहराई है। पहले जो है समरी टाइप में समझ लेते हैं, फिर भी जब भी आपके पास समय होगा, मेरे पास समय होगा, तो मिलके इसको समझेंगे। तो फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बैंक रेट इस समय जो है 4.25% फिक्स कर रखा है आरबीआई के द्वारा। लेकिन हाल ही में 3 अगस्त को एमपीसी की जो एक बैठक शुरू हुई है, शायद 3 दिन की है, और ये द्विमासिक बैठक होती है, महीने में 2 महीने में एक बार होती है शायद। तो इसमें जो है अच्छा एमपीसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। एमपीसी को जो है फुल फॉर्म इसकी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी हिंदी में कहेंगे मौद्रिक नीति समिति। ठीक है जी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी हाल ही में 3 अगस्त से 3 दिन की बैठक है शायद। तो इसमें कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है इस मीटिंग के अंदर एमपीसी के कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस बार बैंक रेट को 0.25% से बढ़ाकर 0.35% कर दिया जाए। अच्छा, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि कुछ समय पहले ही अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश ने की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, उसने अपने बैंक रेट को इंक्रीज किया है। तो ये तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी डेवलपमेंट यानी विकासशील या विकसित देश हैं, उन सभी की जो बैंक रेट है ना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना उनके लिए बन गई है कि शायद अब वो भी अपने बैंक रेट को इंक्रीज करें। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल बैंक ने बढ़ाया तो हम क्यों बढ़ाएं भाई, और अदर कंट्रीज हैं वो उनके सेंट्रल बैंक क्यों बढ़ा रहे हैं? पॉसिबिलिटी क्यों जताई जा रही है? वो इसलिए कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक यानी इकोनॉमिक पावर रखता है। वो बहुत बड़ा जो है आर्थिक तौर पे मजबूत देश है, तभी तो उसको जो है एज अ वर्ल्ड लीडर देखा जाता है। उसके पास मैन पावर भी है, यानी सैन्य क्षमता भी अच्छी है, उसके पास जो भी सुविधाएं हैं वो तो है ही। वो सुविधाएं हैं किस वजह से? उसने अपनी जो सैन्य क्षमताओं में इजाफा किया, इतना जो पावरफुल बना, किस वजह से? क्योंकि सबसे पहले उसने अपने यहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, और आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है वो। इस वजह से अधिकांश, अगर उसका सेंट्रल बैंक कुछ ऊपर नीचे कर रहा है तो बाकी देशों में भी ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसकी करेंसी सबसे ज़्यादा जो है डिमांड में रहती है। अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, इस वजह से। और यही वजह है कि देशों की जो अन्य देशों की करेंसी होती है उनमें भी जो है घटते बढ़ते रहते हैं, और कंपैरिजन अमेरिकन करेंसी डॉलर से किया जाता है। तो आइए वापस आते हैं। तो एक बात मैं बता दूं और कि बैंक रेट यानी बैंक दर को अमेरिका में जो है बैंक दर या बैंक रेट नहीं कहा जाता भाई साहब, वहां इस नाम से उसे यूज ही नहीं किया जाता। वहां बैंक रेट को कहा जाता है फेडरल फंड्स रेट, या इसकी जगह यूज कर लेते हैं डिस्काउंट रेट।
ठीक है जी। और मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ एक जो फेडरल रिजर्व का जो सिस्टम है ना, उसे जो मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक जो है एक बोर्ड बना हुआ है। वो वहाँ की जो है जैसा कि मैंने कहा फेडरल जो है, सॉरी मैं दिमाग से निकल गया, फेडरल फंड्स जो भी वहाँ के हैं या डिस्काउंटिंग रेट उसे मैनेज करता है। वहाँ का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो बोर्ड उसे मैनेज करता है, ठीक है जी। और वहाँ की जो मनी सप्लाई को भी वो देखता है, ठीक है जी। तो वापस हम आ जाते हैं, ये तो अच्छा एक बात और कि बेस रेट, हम अपने देश पर आ जाते हैं कि बेस रेट से क्या फ़र्क पड़ता है। एक मैंने लाइन बोली थी कि बेस रेट के ज़रिए जो है जो हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्रभावित कर देता है। उसे किस तरह, क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में भी आया होगा ना कि ऐसा क्या करता है, कि मतलब किस तरीके से। मेरे दिमाग में भी आया था, चलिए शेयर करता हूँ। तो क्या होता है कि मान लीजिए बैंक रेट जो है, हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई ने बैंक रेट अगर कम कर दिया, ठीक है जी, बैंक रेट अगर कम कर दिया तो बाकी के बैंक, जाहिर सी बात है जब कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो लोन लेने वालों की संख्या है, वो तादाद है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे मार्केट, जब तादाद बढ़ जाएगी, हमारे और आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, हम लोन ज़्यादा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा ना, तो लोन ले लेंगे कि इंटरेस्ट कम है, ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, मुद्रा, मनी, पैसा वो बढ़ेगा मार्केट में। जब वो बढ़ेगा, ठीक है जी, तो मनी जो पैसा है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है मनी फ्लो काफ़ी है मार्केट में। और जाहिर सी बात है जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पहला रीज़न तो ये। अगर बैंक दर कम होगी तो क्या होगा। दूसरा आ जाते हैं, अगर बैंक दर हाई हो जाए तो, अगर ऐसी बात है कि वह जो है हमारी करेंसी की वैल्यू हमारे मार्केट में गिर जाएगी, मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि बैंक रेट को हाई कर देते हैं। वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए, हमारी इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों? मान लीजिए कि बैंक रेट को हाई कर दिया, यानी बैंक दर को बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब बैंक रेट को बढ़ा दिया है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लोन कम लिया जाएगा, ठीक है। जब पैसा कम लेंगे लोग तो पैसे को कम खर्च करेंगे मार्केट में। पैसे को कम खर्च करोगे ना भाई, फिर जब पैसा ही नहीं होगा तो पैसे को मार्केट में खर्च कहाँ से करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बैंक रेट को मैनेज करना, ना ऊपर ना नीचे, उसको आरबीआई बड़ा ही मैनेज करके चलता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो आरबीआई निभाता है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ही ठीक नहीं है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। उसे मैनेज करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आरबीआई करता है। ये तो हो गया बैंक रेट यानी बैंक दर।
दूसरा हम आ जाते हैं, अपना सेकंड टर्म हमारा था रेपो रेट। अच्छा, ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट को हिंदी में रेपो दर कह देते हैं। रेपो को भाई साहब कोई जो है हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको रेपो ही कहते हैं, ठीक है। और रेट को दर हो गया, मतलब रेपो रेट को हिंदी में रेपो दर कहा जाता है। आइए अब इसे डिफाइन करते हैं। ये क्या होता है? अ रेट एट विच RBI or a central bank provide a loan to any other bank but against collateral। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये ब्याज दर होती है ना, रेपो रेट, जो ये रेपो रेट होता है ना, ये भी एक ब्याज दर होती है जो कि केंद्रीय बैंक घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, या फिर अनुसूचित छोड़िए, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, लोन उपलब्ध कराता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन जुड़ जाती है कि वो एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी उस बैंक से कुछ ना कुछ अपने पास रखेगा, कुछ सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी रखता है गारंटी में, तो इसीलिए जो रेपो रेट इस समय चल रहा है, रेपो दर जो इस समय चल रही है वो 4% है, 4%। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रखी हुई है। बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो वो 4.25% अभी हाल फिलहाल चल रही है। चलिए वापस रेपो रेट पर आ जाएं। तो ये रेपो रेट की जो है मैंने डिफाइन कर दिया ना, हाँ कर दिया। तो रेपो रेट इसको कहते हैं। अच्छा, एक बात और कि रेपो रेट जो है, अच्छा रेपो रेट तो कंप्लीट हो गया ना। रेपो रेट और बैंक रेट में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस होता है। थोड़ी सी जो है कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस भी है, हमें बस डिफरेंस को समझना है। अब थर्ड आ जाता है हमारा टर्म जो है, देखिए रेपो रेट में एक चीज और बता दूं मैं तीसरे टर्म पर जाने से पहले, कि रेपो रेट जो है के आधार पर ही जो बैंक होते हैं ना, लोन प्रोवाइड कराते हैं। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट भी कस्टमर से हाई कर देते हैं। मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, उसे हाई कर देंगे। कस्टमर से जो है इंटरेस्ट जो ब्याज होगा वो ज्यादा वसूलेंगे, ठीक है। इसका भी वही तरीका है सेम। अगर ऊपर गया तो कस्टमर से निकाल लेंगे, नीचे गया तो कस्टमर को जो है थोड़ा रियायत दे देंगे उसमें। बैंक अपना जो है इस तरह कमाते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टर्म पे कि भाई साहब तीसरा हमारा टर्म था MSF, जिसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अच्छा, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसकी हिंदी है, इसे हिंदी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हिंदी में कहेंगे सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है। देन मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं MSF होता क्या है। तो इससे मैं आपको बताने के लिए कुछ इस तरह से बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा सहज और सरल शब्दों में बता सकूं और आपको वो बात समझ में आए। अच्छा, MSF क्या होता है, प्रश्न ये उठा, तो मैं बताता हूं। MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वह सुविधा है, ये एक फैसिलिटी है MSF, जिसमें क्या होता है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, जिन्हें हिंदी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, वो उनके लिए बड़ी फैसिलिटी है। इसमें वो रातों रात सेंट्रल बैंक से
लोन ले सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं रातों रात। ठीक है, लेकिन इसकी जो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है, फैसिलिटी अच्छी है, तो इंटरेस्ट रेट इसका 8.25% शायद इस समय चल रहा है, लगभग वही है 8.25%। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, पहले चलिए इसी में बता देता हूँ। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है, जो रातों रात एमएसएफ ले रहे हैं सेंट्रल बैंक से, तो वो क्यों ले रहे हैं? उन्हें एमएसएफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की क्या ज़रूरत है? वो क्यों लेंगे? उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, उन बैंकों के पास जब लिक्विडिटी यानी तरलता यानी नकदी की कमी हो जाती है, एक भारी कमी हो जाती है, ठीक है, तो वो एमएसएफ के जरिए यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए सेंट्रल बैंक से पैसा रातों रात उधार ले लेते हैं ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखें। ये तो बाद में इंटरेस्ट रेट तो करते ही रहेंगे। अच्छा, मैंने बात की थी एमएसएफ के बारे में, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि एमएसएफ जो है 2011-12 में जो है लाया गया था आरबीआई के द्वारा इस फैसिलिटी को। और जो लिक्विडिटी है यानी इसकी जो है पूरा, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके तहत जो बैंक लोन लेते हैं, ये आरबीआई के द्वारा ये सुविधा 2000 में 2000 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है ना, एलएएफ, वो एक प्रकार का टूल होता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कभी और करेंगे, एलएएफ के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, क्योंकि अगर मैं एक साथ ये सब बताने बैठ जाऊं ना तो मिक्सअप हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है जी। तो आज के हमारे ये 3 टर्म्स थे जो मुझे आप तक पहुंचाने थे। मुझे आशा है कि आप सभी को आज के ये 3 टर्म्स जो है समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए हैं तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है, मुझे कमेंट करिए। अगर कोई समझने में दिक्कत है तो मैं दोबारा और कोशिश करूंगा कि इससे और बेटर या और बेहतर या और आसानी से, सहजता या सरल शब्दों के साथ कोशिश करूंगा समझा सकूं। जितना हो सकेगा उतना सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपनी बात पहुंचानी होगी। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपके कमेंट्स के प्रति। आप कमेंट्स करिए, मैं आंसर करूंगा अगर आपको कोई समस्या आ रही है इन चीज़ों को समझने में। क्योंकि अगर मेरा वे ऑफ टीचिंग ये है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा पढ़ाने का जो उद्देश्य, जो मोटिव है, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं YouTube चैनल पर इसीलिए आया हूँ, ताकि मैंने ये एजुकेशनल चैनल इसीलिए शुरुआत की है ताकि, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था कि बैंक का एक जो है मैटर, एक इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ नॉलेज पहुंचाने के लिए आया हूं। मेरा दूसरा कोई YouTube के माध्यम से कोई दूसरा मोटिव है ही नहीं, ठीक है। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स और बैंकिंग के सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी कई सब्जेक्ट हैं। जब तक YouTube तो लाइफ टाइम ही बना रहेगा, जब तक, और नॉलेज भी बनी रहेगी, जब तक आप सीखना चाहेंगे, ठीक है। मैं कभी भी कितना भी भविष्य में व्यस्त हो जाऊं, जब तक आप लोग सीखना चाहेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कभी बहाना मार दूं कि मैं छोड़ रहा हूं, नहीं। आप जुड़े हैं, आप मेरे परिवार, YouTube परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो आपका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं।
जब तक लेकिन मेरी शर्त ये, जब तक आप जो है इसे सीखना चाहेंगे, तब तक, जब तक आप नॉलेज को लेना चाहेंगे, तब तक मैं हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। इसीलिए मैंने शुरुआत किया है, और मैं इसीलिए चाहता हूँ आप लोग जो है इस वीडियो को, इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए करा करें, क्योंकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज पहुँचे। उस इंफॉर्मेशन नॉलेज का क्या फ़ायदा जो सीमित रह जाए अपने आप तक, दुनिया को हम बांट ही ना पाए। अरे इंफॉर्मेशन नॉलेज तो बांटने के लिए है भाई, रखे रखे क्या करेंगे। मज़ा तभी है जब एक दूसरे के साथ नॉलेज और इंफॉर्मेशन को शेयर करें जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि आज मैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो डालने वाला हूं, जो हमारे स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। और मैं आप सभी से जो है उम्मीद करता हूं आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं, जो कि आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है इस बार। ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो है देश हित में है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ अपील किया है, ठीक है। और हम भी, क्योंकि जो कैंपेन चलाया जाएगा इसके बारे में मैं बताऊंगा एक अदर वीडियो बना के, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं इसके बारे में जो बताऊंगा वो मतलब जानना आपके लिए ज़रूरी है, हम इंडियंस के लिए बेहद ज़रूरी है जानना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। धन्यवाद।